चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर निम्नलिखित में से किस घटना को स्मरण किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एस लॉयल्टी, INS विक्रांत, मुंबई पोर्ट या सागरमाला का लॉन्च। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एस लॉयल्टी। यह जो शिप आप चित्र में देख रहे हैं यही है एस लॉयल्टी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करने वाले हैं जो शायद आपको दिखता नहीं है, लेकिन भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है, मैरीटाइम सेक्टर। फ्रेंड्स, हर साल 5 अप्रैल को भारत सेलिब्रेट करता है नेशनल मैरीटाइम डे, और यह ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है 1964 से। लेकिन सवाल है, 5 अप्रैल ही क्यों? चलिए पीछे चल के थोड़ा जानते हैं। साल 1919 में ब्रिटिश रूल का टाइम था और ओशंस पर उनका कंप्लीट कंट्रोल था। भारत का खुद का शिपिंग सेक्टर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तब एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ, एस लॉयल्टी, जिसका फोटो आप चित्र में देख रहे हैं, नाम का शिप मुंबई से लंदन गया। और यह कोई नॉर्मल शिप नहीं था, यह पहला भारतीय ओन्ड शिप था और यह ऑपरेट किया गया था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा। यह मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? भारत की एंट्री, या यह कहें री एंट्री, क्योंकि भारत एंट्री तो बहुत पहले ही ले चुका था ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में। भारत की री एंट्री ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड में और ब्रिटिश मोनोपोली को चैलेंज। दोस्तों, यह सिर्फ एक वॉयज नहीं था, यह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की शुरुआत भी थी। अब प्रेजेंट में आते हैं। आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड के हिसाब से कहा जाए तो 95% वॉल्यूम जो है ट्रेड का, वह मैरीटाइम सेक्टर हैंडल करता है। और वैल्यू के हिसाब से कहा जाए तो 70% ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो मैरीटाइम सेक्टर हैंडल करता है। सोचो, अगर पोर्ट रुक जाए तो इकोनॉमी भी रुक जाएगी। भारत के पास 7,500 किलोमीटर से भी अधिक की कोस्ट लाइन है और भारत के पास 12 मेजर पोर्ट हैं, अब तो शायद 13 भी हो गए हैं, और 200 माइनर पोर्ट हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें? गवर्नमेंट पोर्ट्स को हैंडल करती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्ट्री के हेल्प से। अच्छा, अब भारत का फ्यूचर विजन क्या है? तो भारत का फ्यूचर विजन है ब्लू इकोनॉमी। इसका मतलब ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज फॉर ग्रोथ और फिशरीज, ऑफशोर एनर्जी, टूरिज्म और शिपिंग, जिसमें सब इंक्लूड हो। इसमें मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट, पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और कोस्टल डेवलपमेंट बूस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, भारत वर्ल्ड का टॉप 20 शिपिंग नेशन में काउंट होता है और पोर्ट जीडीपी ग्रोथ मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र दिवस व्यक्तिगत नैतिक चेतना पर आधारित आचरण को बढ़ावा देता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीस डे, कॉन्शियसनेस डे, एथिक्स वीक या हार्मोनी डे। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कॉन्शियसनेस डे। फ्रेंड्स, दुनिया में अगर पीस चाहिए तो सिर्फ लॉस काफ़ी नहीं होते, ज़रूरत होती है कॉन्शियसनेस की, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ की। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आज ही के दिन 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा सेलिब्रेट किया गया था पहली बार 2020 में, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ही इसे डिक्लेयर भी किया गया था। इस इनिशिएटिव को आगे लाया था किंगडम ऑफ बहरीन ने। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रेंड्स, अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम सही से यूज करें और दुनिया में जस्टिस, लव और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करें, यही यह दिन बोलता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 858 करोड़ के रक्षा सौदे में सुंका मिसाइल प्रणाली किस संगठन ने दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बोइंग,
HAL, रॉस बोरोन एक्सपोर्ट या DRDO? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रॉस बोरोन एक्सपोर्ट। दोस्तों, मॉडर्न वारफेयर में अब सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होते, यह ड्रोन, मिसाइल और सबमरीन के गेम के हिसाब से होते हैं। जिसकी यह टेक्नोलॉजी मजबूत है, मतलब ड्रोन्स, मिसाइल और सबमरीन, वह आज के डेट में एज रखता है, क्योंकि यह लोगों की सीमाएं में या दुश्मन की सीमा में बिना अंदर जाए अटैक कर सकते हैं। स्थिति को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत ने हाल ही में मार्च 2026 में 858 करोड़ रुपए के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें से पहली डील है 445 करोड़ रुपए की रशिया के रॉसबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जिसमें मिल रहा है सुंका एयर डिफेंस सिस्टम। यह क्या करता है? तो ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है, एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करता है और क्रूज मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किस आक्रामक प्रजाति को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लटाना, पार्थिनियम, इकाइरोनिया या जुल्फी फ्लोरा? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स जुल्फी फ्लोरा। यह उसकी कुछ तस्वीरें हैं। दोस्तों, हर ग्रीन चीज एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, कभी कभी ग्रीनरी भी डेंजर बन जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है फॉस्फोरिस जुल्फीफ्लोरा। यह एक इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, मतलब यह नेटिव नहीं है, यह यहाँ की स्पीसीज नहीं है, यह भारत से लाई हुई स्पीसीज है। यह बिलोंग करती है फैमिली फेवेकेई को और इसका ओरिजिन मैक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन सीज में, कैरिबियन आइलैंड्स में हुआ है। भारत में ये कैसे आई है? तो भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश लोगों द्वारा अफॉरेस्टेशन के लिए। इसका लोकल नाम है सीमाई केरुवेलम। सीमाई केरुवेलम। इसकी प्रॉब्लम क्या है? यह एक्सेसिव अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका यूज करती है, कंज्यूम करती है, जिससे कि वाटर टेबल जो है वह ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहा है। साथ में यह सॉइल की केमिस्ट्री भी चेंज करती है और सैलिनिटी बढ़ाती है। सैलिनिटी मतलब पानी को और नमकीन करती है, और हमको चाहिए फ्रेश वाटर पानी, न कि नमकीन पानी। साथ में यह डेंस थिकलेट बनाती है, जो कि वहाँ के जो लोकल प्लांट्स होते हैं, नेटिव प्लांट्स हैं जो वर्षों से रहे हैं, उनको ग्रो करने में बहुत रुकावट पैदा करते हैं। और अपने ये झाड़ीदार होने के कारण ये वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट करती है। इसलिए हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने 34 डायरेक्टिव इश्यू किए हैं, जिसके तहत इन प्लांट्स को कंप्लीटली अप्रूव किया जाएगा जड़ से, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इस बात के लिए नोडल अथॉरिटी बनाया गया है। प्राइवेट लैंड ओनर्स को भी 30 दिन दिए गए हैं कि 30 दिन के अंदर इन प्लांट्स को हटाना होगा उनको अपनी जमीन से। इसका मॉनिटरिंग होगा डिजिटल डैशबोर्ड ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा, और इसकी जगह पे नेटिव स्पीसीज प्लांटेशन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रजनीकांत, बालकृष्ण, कमल हसन या चिरंजीवी? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बालकृष्ण। यह श्री बालकृष्ण। नंदामुरी बालकृष्ण के 50 साल कंप्लीट होने पर उनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन को इंडियन सिनेमा में 50 साल के लिए। बालकृष्ण एक तेलुगु सिनेमा के मास सुपरस्टार हैं और वो अपने वर्सेटाइल रोल्स के लिए काफी फेमस हैं। बालकृष्ण को 2025 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण, जैसा हम सभी को पता होगा फ्रेंड्स, भारत का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वो बालकृष्ण जी जो हैं, यह लेजेंडरी एक्टर NT रामाराव के बालक हैं, बच्चे हैं, सन हैं, और उन्होंने काफी फेमस मूवीज भी की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार में स्थित पुरातत्व स्थल बलिराजगढ़ का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन साम्राज्य से है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड,
विदेह, मगध, मौर्य या सातवाहन? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स विदेह। ये उन आर्कियोलॉजिकल साइट की एक फोटो है। फ्रेंड्स, जब भी हम एशियन इंडिया की बात करते हैं तो हम अक्सर मगध, मौर्य और गुप्त जैसे साम्राज्यों की बात करते हैं। लेकिन एक रीजन जो है जो क्वाइटली सिविलाइज्ड रहा है और जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है, मिथिला। और उसका हिडन आर्कियोलॉजिकल जेम है बाली राजगढ़। इसकी लोकेशन है फ्रेंड्स बिहार, और बिहार में भी कहाँ? मधुबनी जिला, मधुबनी जिले में। यह एक्चुअली एशियंट विदेह किंगडम का एडमिनिस्ट्रेटिव मास सेंटर था। विदेह का नाम आता है याद राजा जनक का और माता सीता के बर्थ प्लेस का, अर्थात रामायण से भी कनेक्शन। यह रीजन कल्चरल, हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का पावर हाउस है। इसे 1938 में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था। 1962 से लेकर 2014 तक यहाँ पे मल्टीपल एक्सकवेशन हुए हैं, और 2026 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर फ्रेश एक्सकवेशन स्टार्ट किया है। इसका गोल क्या है कि वर्जिन सॉइल तक पहुंचना, मतलब सबसे पुरानी हैबिटेशन लेयर को आइडेंटिफाई करना। अब लेयर समझते हैं। यहाँ पर नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से काम होता था, ईंटें बनती थी, और यह 700 से 200 BCE पुरानी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नया तंत्र आरबीआई द्वारा प्रस्तावित है जो बैंक बदलते समय भुगतान निर्देशों के सहज हस्तांतरण को सक्षम बनाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, यूपीआई लाइट, PASS, RTGS या NEFT? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स PASS। दोस्तों, आज के भारत में चाय वाला भी QR कोड से पेमेंट करता है, और इसी रेवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया है पेमेंट विजन 2026। पेमेंट विजन 2026 यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, यह रोड मैप है भारत के ग्लोबल फिनटेक लीडर बनने का। इसमें 15 मेजर इनिशिएटिव्स पर फोकस रखा गया है। इसका कोर फोकस है सिक्योरिटी, कंट्रोल और एफिशिएंसी पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास। अब ये पास क्या है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म है पेमेंट स्विचिंग सर्विसेज। इसका मतलब है अगर आप बैंक चेंज करते हो या मर्जर करते हो तो आपके पेमेंट मैंडेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। यह सब जो पेमेंट्स हैं ये लिंक्ड होते हैं और इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब आपके पास अलग अलग बैंक में खाता है, अब आप क्या करते हो? बैंक ट्रांसफर करते हो, पेमेंट ट्रांसफर करते हो, और बैंक के और आप जब यूपीआई से पेमेंट करते हो तो एक ही बैंक में करते हो। अब इस माध्यम से आप ये अदर बाकी बैंक्स में भी, क्योंकि यूपीआई का जो अकाउंट होता है वो एक ही बैंक से लिंक होता है, ये इस सिस्टम से आप बाकी अपने बैंक्स में भी जब चाहो उसको शिफ्ट कर सकते हो। मतलब वो बैंक जो आप जिस बैंक को चाह रहे हो वो यूपीआई से लिंक हो जाएगा। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में होगा। डोमेस्टिक पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसान हो जाएंगे, और पहले सिर्फ इशूइंग बैंक रेस्पॉन्सिबल होता था, अब बेनिफिशियरी बैंक भी अकाउंटेबल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आगामी सुधारों के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस संस्था के लिए है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आरबीआई, सेबी, ईपीएफओ या नाबार्ड? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ईपीएफओ, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी का एक बैकबोन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और गिग वर्कर्स। अब शॉकिंग फैक्ट देखते हैं। भारत के टोटल वर्कफोर्स का 80 से 90% इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, और गवर्नमेंट प्लान कर रही है
कि 32 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कवर देना है। कैसे? ईपीएफओ पेंशन और ईएसआईसी हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से। अच्छा, इसका लीगल बेस क्या है? तो लीगल बेस हो सकता है इसका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। गिग वर्कर्स को फर्स्ट टाइम लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। अच्छा, गिग वर्कर कौन से होते हैं? वही जो डिलीवरी का काम करते हैं, जैसे जो स्विगी में होते हैं, जोमेटो में पाए जाते हैं, या उबर ड्राइवर्स होते हैं, या और भी ऐसे प्रोफेशंस में। इसमें ई श्रम पोर्टल के माध्यम से 30 करोड़ वर्कर्स को रजिस्टर किया जाएगा और इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा यूएएन के साथ, अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ, जिससे इनके बेनिफिट्स पोर्टेबल हो जाएंगे। इससे उनको सोशल सिक्योरिटी फंड और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएंगे। कैसे बेनिफिट्स? पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी और डिसेबिलिटी के केसेस में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कर रहा है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, जर्मनी, यूएसए, जापान या फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फ्रांस। दोस्तों, G7 समिट 2026 यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा ये ईवियान में। कब से कब तक? 15 से 17 जून 2026 तक। इसमें मेंबर्स कौन कौन है G7 के? तो G7 के मेंबर्स हैं यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और इटली। ये G7 के ओरिजिनल 7 मेंबर्स हैं। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, पहले ये ग्रुप G8 हुआ करता था। बाद में जब रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया या जो भी उनके बीच हुआ, रशिया को यहाँ से निकाल दिया गया था और यह G7 ग्रुप बन गया था। G7 इस कारण से क्योंकि एक समय पर ये वर्ल्ड की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हुआ करते थे, जो वर्ल्ड का जो आगे चल के इकोनॉमिक की क्या दिशा रहेगी उसको तय करते थे। अच्छा, इसमें गेस्ट मेंबर्स भी होते हैं और भारत उसमें एक गेस्ट मेंबर है। इसलिए इस G7 बैठक के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन भेजा गया है। इसमें जो मीटिंग होने वाली है, इसमें स्पेशल फोकस होगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर और ग्लोबल ऑयल सप्लाई का कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए उस पर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 के तहत पर्यावरण ऑडिट नामित एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? पहला ऑप्शन है नीति, दूसरा है सीपीसीबी, तीसरा है एनपीसी या चौथा है टेरी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। अच्छा, ये काम किसके अंदर करता है? तो यह काम करता है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। दोस्तों, भारत में इसको ड्राइव करता है एनपीसी, किसको? प्रोडक्टिविटी को। अच्छा, ये एस्टेब्लिश कब हुआ है फ्रेंड्स? तो यह एस्टेब्लिश हुआ है 1958 में और यह एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, काम करता है। इसका रोल क्या है वो तो आपको बता ही दिया है। इसको लीगल बैकिंग मिलती है एनवायरमेंट ऑडिट रूल 2025 से। एनपीसी एनवायरमेंटल ऑडिटर्स को सर्टिफाई करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करता है और एग्जाम्स कंडक्ट भी कराता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस थे माइटी, एमआईबी, ट्राई या डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एमआईबी, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हाल ही में टेलीविजन रेटिंग पॉलिसी 2026 इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, जो कि 2014 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करेगी। इसमें एंट्री बैरियर को कम कर दिया गया है और नेट वर्थ जो है उसको 20 करोड़ से कम करके 5 करोड़ पे कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज को भी लाया गया है जिससे कि कंपटीशन बढ़े। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 2026 के जन विश्वास
विधेयक के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कर सुधार, अपराध मुक्तिकरण, निजीकरण या फिर सब्सिडी विस्तार? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।